नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। समझ नहीं आ रहा कि जश्न मनाऊं कि राजस्थान में जमकर मेघ बरस रही है। बांधों में पानी आ रहा है, बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं, नदियां अकड़कर भरकर चल रही हैं। आने वाले सालों का पानी आसमान से आ चुका है, या फिर अफसोस मनाऊं कि मेघ बरस रहे हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़ में कहर बरपा रही है। 5 दर्जन गांवों का संपर्क कट चुका है। 4000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, कईयों को अपनी सांसें छोड़नी पड़ी। कई नदियां गांवों को खुद में समा चुकी हैं, तो कई खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस जश्न और अफसोस के जाल में फंसा मैं ये भी देख रहा हूं कि आपदा प्रबंधन, जिला प्रशासन, पुलिस, सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और समाज सेवी लगातार लोगों को बचाने में, उनको खाना खिलाने में, उनको आवास मुहैया कराने में लगे हैं। मुख्यमंत्री खुद प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं, लोगों से मिल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल दौरे पर रही, लोगों से मिली। लेकिन सवाल यह है कि ये बारिश की बूंदें जो राजस्थान के लिए अमृत के समान है, वो जहर कुछ इलाकों में क्यों बन रही है? और क्या दर्द पर मरहम का हाथ भविष्य में दर्द को जड़ से मिटा पाएगा? आज बात इसी मुद्दे पर। और मध्य प्रदेश अपने वहां डैम बना लिए बड़े बड़े, आज पूरा पानी समुद्र में जाएगा। बह करके चंबल का पानी, पूरा पानी समुद्र में जाएगा। बार बार मांग हो रही प्रधानमंत्री जी से कि आप ERCP जो योजना है, इसको आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। क्या वाकई में जो पानी राजस्थान में कहर बरपा रहा है और जो राजस्थान में कहर बरपाते हुए समुद्र की तरफ जा रहा है, क्या उस पानी को ERCP के जरिए उन इलाकों तक पहुंचाया जा सकता था जहां आज भी पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और यह कहर भी नहीं होता? क्या वाकई में जो दर्द का मरहम का हाथ इस वक्त दिखाई दे रहा है, वो भविष्य में इस दर्द को हमेशा के लिए जड़ से मिटा सकता है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस नेता RR तिवारी जी, कोटा से हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद जुड़ गए हैं। गुल मोहम्मद, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा, जरा पूरे कोटा संभाग को समझाइए कि कहां कितनों को रेस्क्यू किया गया है, रेस्क्यू सेंटर कहां बनाए गए, रेस्क्यू सेंटर की व्यवस्थाएं क्या हैं, और क्या वाकई में इस बार औसत से इतना ज्यादा पानी बरस गया कि कहर बन गया? जी बिल्कुल विजेंद्र, अगर बात की जाए 2019 की तुलना में तो इस साल कोटा में कोटा शहर में जो है कम प्रभावित हुआ है बाढ़ से। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो इटावा की जो बेल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस बार प्रभावित हुई है। इसके अलावा जो बूंदी और झालावाड़ हैं और बारां हैं, यहाँ के अंता और सभी जगह पर जो है बाढ़ ने कहर बरपाया है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज हाड़ौती दौरा रहा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बूंदी, कोटा और बारां जाकर के अंता जाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जो है दौरा किया, हवाई सर्वे किया और जो है कोटा भी पहुँचे थे। और यहाँ पर एक आश्रय स्थल के बाहर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ ये जो आश्रय स्थल है, यहाँ पर जो है कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए थे और जो बाढ़ प्रभावित लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की थी और जो फीडबैक है व्यवस्थाओं का वो लिया था, जानकारी ली थी कि किस तरह की जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। यहाँ पर जो महिलाएं ठहरी हुई हैं उन्हीं से मैं बात कर लेता हूँ कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर आपको लग रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ भी कुछ देर पहले आए थे। जी सर, आए थे यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हम सब बहनों से मिलकर उन्होंने यहाँ का स्थिति का जायजा लिया, खाने पीने के बारे में पूछा कि आपके लिए सब चीज़ टाइम से मिल रही है, नहीं मिल रही, सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी। हमने सब कुछ बताया और हमें बहुत अच्छा लगा, अच्छा महसूस हुआ कि बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए माननीय अपने मुख्यमंत्री जी मोंटेसरी स्कूल में आए, उनके साथ में धारीवाल जी भी आए और हमारे बाढ़ पार्षद जी ने भी बहुत बहुत हेल्प की है। तो व्यवस्थाएं यहाँ की कैसी है? आपको जो है भोजन की व्यवस्था है, सोने उठने की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं थी।
भोजन की व्यवस्थाएं भी थी यहाँ पर, टाइम टाइम से दिया गया था। बच्चों से बात कर लेते हैं, पढ़ाई का नुकसान हो रहा होगा आपका? जी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है हमारा पढ़ाई का नुकसान, क्योंकि हमें एक अलग ही कमरा दे रखा है। हमें पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम घर में हैं या फिर किसी और स्थान पर हैं। हमें बिल्कुल घर जैसा लग रहा है, जैसे हम घर पे पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा। तो ये एक नयापुरा इलाके में जो आश्रय स्थल बनाया गया है, वहाँ के लोग जो है बता रहे हैं, और जो यहाँ का प्रबंधन है, जो राहत बचाव है और जो आश्रय स्थल की व्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर जो है वो तारीफ कर रहे हैं। जी विजेंद्र जी बिल्कुल, गुल मोहम्मद आप हमारे साथ बने रहिए। आर तिवारी जी, सर क्या वाकई में जिस तरीके से इस बार बारिश हुई है और जिस तरीके से लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ रहा है, कोई एक ऐसा प्लान तो होना चाहिए सर भविष्य के लिए कि इस तरीके से लोगों को अपने घर छोड़ने ना पड़े? विजेंद्र, कुदरत का खेल है। दुनिया में कुदरत के सामने सारे चीज झुक जाते हैं। देश का आधा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित, और अब की बार इंद्रदेव ने पूरे देश में और राजस्थान पे भी पूरी मेहरबानी की है, और उसी मेहरबानी का नतीजा है कि चाहे हम हाड़ौती का इलाका देख लें, चाहे आदिवासी इलाका उदयपुर का, प्रतापगढ़ का, बांसवाड़ा का देख लें, औसत से ज्यादा बारिश तो हमने जुलाई माह में देख ली थी जी। अब की बार अगस्त का महीना भी जो रेगिस्तान कहलाता था राजस्थान, आज वो रेगिस्तान नहीं है, आज वो तो लहलाता राजस्थान नजर आता। लेकिन फिर भी नहीं, नजर तो वो डूबा हुआ राजस्थान आ रहा है सर। गांव बस्तियां डूब गई हैं, 60 गांव के संपर्क टूट गए हैं सर। फिर भी राजस्थान के संवेदनशील जननायक अशोक गहलोत अपने गुजरात प्रवास के दौरान और दिल्ली प्रवास के दौरान तुरंत जयपुर आए और उन्होंने बाढ़ पीड़ितों का हालचाल पूछा, जैसा आपके रिपोर्टर बता रहे थे। आज उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है तमाम राजस्थान। ठीक है तिवारी जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। शैलेंद्र गुर्जर, क्या वाकई में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही और जिस तरीके से शेल्टर होम्स के लोग भी काफी खुश हैं, आपको लगता है कि आपदा प्रबंधन में इस बार बेहतरीन काम हुआ? लोगों को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन उस नुकसान को मिनिमाइज करने की कोशिश की गई। विजेंद्र जी देखिए, प्राकृतिक आपदा वो है जिस पर किसी का बस नहीं है जी, लेकिन दर्द को कम किया जा सकता है, जनता की दर्द को कम किया जा सकता है अगर जो आपदा प्रबंधन विभाग है, जिला प्रशासन है, अगर वो समय रहते चेत जाते और जो तैयारियां, राहत बचाव कार्य जो उनको पहले कर लेने चाहिए थे वो नाकाफी रहे, और इससे ग्रामीण, ढाणी और शहरों में लोग बहुत नाखुश भी रहे, जो अखबारों में हमने पढ़ा, जो अखबारों में हम लगातार 4-5 दिन से पढ़ रहे हैं। तो आप देखिए कि एक सिस्टम है, गहलोत सरकार इस सिस्टम को चलाने में नाकाम रही है। देखिए आप, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी हुई है, हर जिला लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी हुई है, हर ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, हर गांव में विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी हुई है और उनका दायित्व दिया हुआ है। आप देखिए इसमें जिला कलेक्टर का बहुत बड़ा दायित्व होता है और वो सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के अंडर में आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं जो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में इन्होंने क्या डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाया, आप बताइए, क्या उन्होंने डिजास्टर प्लान बनाया, क्या उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशंस पहले से तैयार कर लिए थे? क्योंकि आप जानते हैं विजेंद्र जी, आजकल मौसम विभाग जो है बहुत अच्छी भविष्यवाणियां कर रहा है और टेक्निकली बहुत साउंड हो चुका है, और वो पहले ही बता देता है कि आने वाले समय में ये हालात होने वाले। लेकिन आपदा प्रबंधन के सर जो जिला स्तर की बैठकें होती हैं उसमें विधायक भी जाते हैं, सांसद भी होते हैं, बाकी सदस्य भी होते हैं। बिल्कुल, मैं मानकर चल रहा हूं कि जहां जहां बीजेपी के विधायक होंगे, सांसद होंगे, गए थे बैठक में, या बैठक में ही नहीं गए? देखिए, बैठक जिला कलेक्टर आहूत करते हैं, और जैसा भी राजस्थान के हालात बने हुए हैं, आप देखिए उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग 15 से अधिक जिले हमारे बाढ़ग्रस्त हैं। तो कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो नाकाफी है। जो उनके प्लान्स थे, आपने रेस्क्यू ऑपरेशंस कर लिए, कितने वोटों का प्रबंधन, वोट्स जो थे उनका प्रबंध किया नहीं किया, आपने शेल्टर होम्स ऊपर जगह पे बनाए नहीं बनाए। आप देखिए गांव के गांव डूब गए, तो आपने नदियों के पार्ट बनाए नहीं बनाए, उनको भोजन व्यवस्था, चिकित्सीय व्यवस्था, ऐसे तमाम व्यवस्थाएं होती है। शैलेंद्र गुर्जर जी, शेल्टर होम से मैंने इसलिए ओपन किया प्रोग्राम को, वो आपने एक शहर का शेल्टर होम लिया, आप गांव के गांव देखिए, गांव डाड़ियों पानी में डूब चुके हैं, वहां ना जगह है। आप देखिए 3-3 दिन से खाना नहीं पहुंचा है, आज ही मैंने अखबार में पढ़ा था 3 दिन से भूखे हैं, वहां रेस्क्यू ऑपरेशंस नहीं पहुंच पाए। अच्छा सच बताइए शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, बार बार आप ये कह रहे हैं कि मैंने अखबार में पढ़ा, आज पढ़ा, 2 दिन पहले पढ़ा, क्या राजस्थान में बीजेपी का कार्यकर्ता सोया हुआ है? वो बताता नहीं कि साहब देखिए हमारे यहां ये हो गया है, अखबार तो अगले दिन छपता है, जानकारी नहीं मिलती।
नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं नहीं तो जानकारी मिलती नहीं तो ये बताइए पार्टी- बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों नहीं काम कर रहे फिर? बिल्कुल निश्चित तौर पे जहां बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं जो वो सहयोग कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन आज जो आप डिस्कस कर रहे हो कि दर्द, मैं कह रहा हूं दर्द कम हुआ है, लेकिन दर्द पूरी तरह से मिटा नहीं है, क्योंकि आपकी जो सिस्टम है, गहलोत सरकार का जो सिस्टम है, डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन विभाग, वो कहीं ना कहीं फेलियर नजर आ रहा है, वो नाकाफी। उन्होंने ये लोगों ने ये कहा है कि जो व्यवस्थाएं की गई है वो नाकाफी है, राहत और बचाव कार्य प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं। अरे अपने शासित राज्यों की बात करो। प्राकृतिक आज राजस्थान के जननायक ने कहा कि मध्य प्रदेश का ये फालतू पानी अगर ईआरसीपी में मिल जाता, राजस्थान के 13 जिलों के प्यासे लोगों को, किसानों का अगर पानी मिल जाता तो इतनी तबाही नहीं होती है। ये चंबल का जो वेस्टेज पानी महासागर में जा रहा है, हम लगातार 2 साल से निवेदन कर रहे हैं। 25 सांसद आपके राजस्थान के चुने हुए हैं, किसी एक सांसद के हाथ तो भराओ। राजस्थान का आप ईआरसीपी पे डिस्कशन करना चाहते हैं तिवाड़ी जी, तो मैं तैयार हूं। ईआरसीपी में जो कमियां हैं उसको तो पूरा करो। राज्य सरकार सिर्फ गहलोत सरकार पॉलिटिक्स कर रही है, आप उसको उसकी रिपोर्ट की तकनीकी खामियों को दूर करो। मध्य प्रदेश से एनओसी लाओ और बांधों को जोड़ो। निश्चित तौर पे देखना आप पॉजिटिव सकारात्मक इसमें रिजल्ट निकलेगा। आप सिर्फ राजनीति मत करिए। आज राजस्थान डूब रहा है, उस पर राजनीति मत करिए। आज जान मान आज हमारे अध्यक्ष जी ने भी लेटर लिखा है, सतीश पूनिया जी ने भी मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है। और अगर आप सुनो तो ठीक है, शैलेंद्र गुर्जर जी रुकिए। आर तिवाड़ी जी, सर मेरे पास जानकारी नहीं, मैं चाहता हूं कि आप जानकारी दें कि जो शेल्टर होम में है उनको कुछ अलग से राहत पैकेज दिया जा रहा है, क्योंकि वो शेल्टर होम में इसलिए क्योंकि उनके घर डूबे हुए हैं। घर डूबे हैं तो नुकसान भी होगा। कलेक्टर महोदय को हमने तमाम जिलाधीश महोदय से कहा कि वो सर्वे करवाएं, किसानों का भी कराएं जिनकी बर्बाद हो गई फसलें, जिन लोगों के मकान उजड़ गए, घर बार बह गए, उनको भी मुआवजा देंगे। तत्काल तो ये है कि हम उनको खाने पीने की, सोने की अच्छी सुविधा दें। कोटा से आपके रिपोर्टर बता रहे हैं कि वहां पढ़ने के लिए बच्चों को अलग से कमरे दिए जा रहे हैं। ये जननायक अशोक गहलोत का ही है ये फार्मूला कि आदमी अगर परेशान है तो तत्काल, जैसे हमने कोविड के अंदर लोगों को खाने के लिए, सोने के लिए व्यवस्था करी, उनकी दवाइयों का इंतजाम किया। आज चिकित्सा मंत्री भी मुख्यमंत्री जी के साथ में थे, नगरीय विकास मंत्री भी साथ ही थे। तो तीनों नेताओं ने मिलकर के वहां की चिकित्सा व्यवस्था, अगर शेल्टर हाउस में कोई बीमार पड़ जाए उनकी उचित व्यवस्था की है, खाने पीने की उचित व्यवस्था की है। ये प्रकृति का प्रकोप है, ये जैसे उतरेगा इन सारे जो मुआवजा देंगे, ये राज्य सरकार का फैसला है कि शेल्टर हाउस में जो गए जिनका बर्बाद हो गया हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जगरूप यादव जी भी जुड़ गए। जगरूप यादव जी, सर एक तरफ तो मैं जश्न मना रहा हूं कि मेरे राजस्थान में इतना पानी बरस रहा है कि बांध भर गए और अगले सालों की टेंशन नहीं है, और दूसरी तरफ मैं अफसोस मना रहा हूं कि 60 गांव ऐसे हैं जिनके संपर्क कट गए हैं। 4000 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जो अब शेल्टर होम में अपने घरों को छोड़कर आना पड़ा है और गांव के गांव डूब गए हैं। सर क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आपदा प्रबंधन होना चाहिए था वो बेहतर तरीके से नहीं हुआ, या बरस इतना गया कि उसके दौरान आपदा प्रबंधन को कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता था और जितना किया जा रहा है ये काबिले तारीफ? विजेंद्र जी, इसके 2-3 पहलू हैं समस्या के कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में इस चीज़ के प्रावधान हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग वर्ष पर्यंत होनी चाहिए, जिला स्तर पे होती है, जिसमें सभी संभागीय विभाग हैं वो भी उसमें जो आपदा जहाँ जैसे मौसमी बीमारियों की आपदा है, बारिश की आपदा, अकाल की आपदा है, सड़कों के टूटने से, या इस तरह की जितनी भी आपदा के प्रकार हो सकते हैं प्राकृतिक आपदा के, उनके संबंधित विभाग भी उस डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में सहभागी होते हैं। उसमें 3 तरह के प्लान बनने चाहिए, आकस्मिक प्लान, तात्कालिक प्लान और दीर्घकालीन प्लान। अब जो जहाँ पर बारिश आती है तो वो प्रतिवर्ष हम ये फिनोमेना होता है, कुछ जिले हैं जिनमें अधिक बारिश बरसती है, कुछ में कम बरसती है, तो ये इसको देखते हुए कि मान लीजिए अतिवृष्टि होगी तो क्या क्या नावें चाहिए, तिरपाल चाहिए, मोमबत्तियां चाहिए, मिट्टी के कट्टे चाहिए, और एक प्लान बनाना पड़ता है उसका कि भाई अगर मान लीजिए इन केस आपदा होगी तो राहत सामग्री कहाँ से जुटाई जाएगी, किस किस विभाग को क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी। अगर पानी भरता है और मड पंपों से निकाला जा सकता है तो वाटर पंप है, मड पंप है, जेसीबी हैं, इस तरह की कलवर्ट बनाना,
बांधों में सर आप तो बाकायदा सबके संपर्क में होंगे, ये सब कुछ किया ही जा रहा होगा, मैं मानकर चलूं। फिर भी मैं कहना चाह रहा हूं विजेंद्र जी कि जैसे आपदा आई है, अब उसका प्रबंधन तो एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है जी। उसमें जैसे कि तिवारी जी बता रहे थे, स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं और कुछ दिनों बाद होंगी, खाने पीने की समस्याएं भी होंगी, तो रोशनी की भी समस्याएं, तो मोमबत्ती है, लालटेन है, इस तरह का टापू बसाए जाते हैं, नावें रखी जाती है, कोई बाढ़ में डूब रहा हो या कोई टापू पे लोग खड़े हों तो उनको नावों से लेके आओगे आप। इसी तरह के कलवर्ट बनाए जाते हैं, पानी का बहाव कम करके लोगों को रेस्क्यू करने के लिए टीम होती है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ। सर आपको भी लगता है कि आज ईआरसीपी होती तो और मजा आता, क्योंकि जो पानी अब कहर बरपा रहा है वो पूर्वी राजस्थान में लहरा रहा होता, निश्चित उधर के लोग भी मजा ले रहे होते और बाकी राजस्थान भी मजा ले रहा होता। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा विजेंद्र जी, बहुत समसामयिक है ये बात, जब इस तरह की जो हमारी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट बना हुआ है, वो पानी का जो ओवरफ्लो है, मतलब जो रिवर वाटर में आता है मॉनसून में, अतिरिक्त पानी के लिए हम उसका इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत है। अब मुझे पता नहीं कि एक नागरिक की हैसियत से, एक आमजन की हैसियत से ये हर आदमी चाहता है ईआरसीपी इन 11 जिलों के लिए एक वरदायी और जीवनदायिनी साबित हो सकती है जी। और ये अतिरिक्त पानी का बेहतर प्रबंधन होके जो खुशहाली में भी काम आ सके। अब इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए अभी प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि साहब ये वहाँ से मध्य प्रदेश से एनओसी लीजिए, मतलब कुल मिलाकर नागरिक तो सारे भारतवर्ष के हैं, उनको पार्टियों के रूप में नहीं देखना चाहिए और कहीं पर भी इसको राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। ये साझा विवाद है, 11 जिलों की जनता का कोई कसूर नहीं है उनको। ये मैं समझता हूँ कि पेयजल की भी, कृषि जल की भी और जितने भी जल स्रोत हैं उनके भराव की और इंडस्ट्री को, इनको चारों को इससे पानी मिलेगा। तो वो एक तरह से वरदान के रूप में, जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चून, तो ये ईआरसीपी बहुत अच्छा एक महती प्रोजेक्ट है और ये भारतीय जनता पार्टी के काल में बनी थी। वसुंधरा जी सर मैं तो देख रहा हूँ कि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों को हम मॉनिटर करें तो राजस्थान में बरसात हो रही है और ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि बरसात और अच्छी हो। हाँ, एवरेज से ज्यादा हो रही है, एवरेज से ज्यादा ही हो रही है राजस्थान में। उस हिसाब से ईआरसीपी हमारे पास हो तो पूरा राजस्थान ही हमें खुशहाल नजर आए। बहुत अच्छा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ एक नागरिक की हैसियत से, चूंकि मैं भी 11 जिलों में अलवर जिले से बिलोंग करता हूँ, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की दाई हो सकती है ईआरसीपी। अब इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये आह्वान करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री। ठीक है सर, अंता का रुख कर लेते हैं। अंता से हमारी सहयोगी आयुषी विजयवर्गीय जुड़ गई हैं। आयुषी, आप टोंक से लेकर 12 अंता कोटा आप वहां घूमी हैं, जरा वहां की तस्वीरें बताइए और लोगों के बारे में बताइए कि जो इस बरसात के पानी के बीच में वहां फंसे हुए हैं उनकी जिंदगी क्या है, वो क्या कहते हैं, क्योंकि जो वो दर्द महसूस कर रहे हैं हम जुबानी उसको बयां कर नहीं सकते। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए पानी का कोई रंग नहीं होता पर रंगत बदलने में बिल्कुल कामयाब होता है, क्योंकि अगर ज्यादा बारिश हो तो वहां पर कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे विजेंद्र, तो आप ये समझ पाएंगे कि कितनी मुसीबत भरी इन लोगों की जिंदगी रही होगी जब बाढ़ यहाँ पर आई और किस तरीके से तबाही के निशान यहाँ पर छोड़ के गई। आप ये तस्वीरें जरा देखिए, ये जो दीवार आपको ढही हुई नजर आ रही है ये आगे तक थी, पर जैसे पानी का बहाव, आप सोचिए अभी इस वक्त पानी का बहाव कहाँ पर है और वहां से यहाँ तक ये पानी का बहाव रहा। आम जनजीवन कितना बुरा प्रभावित हुआ होगा इस पानी की वजह से, इन तस्वीरों के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। कई लोग हैं जिनके घर उस पार है जहां पर अभी भी हम जाने में सफल नहीं हो पाए, तो सोचिए कि मतलब कितना मुश्किल भरी राह उनकी है, कितनी मुश्किल भरी जिंदगी उनकी है। यहाँ के आम लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी प्रतिक्रियाएं जानेंगे और उनके भी जो एक्सपीरियंस उसके बारे में जानकारी यहाँ पर जुटाने की कोशिश करेंगे, उनका दर्द समझने की कोशिश करेंगे। कितने सालों से आप इस गाँव में रह रहे हैं? यहाँ तो जन्म से रह रहे हैं। हर बार बारिश आती है कुछ ऐसा ही हाल हो जाता है? हर बार बारिश हो जाए या मतलब कहेंगे कभी तो यहाँ रुक जाओ, कभी मतलब यहाँ आ जाओ या इस साल मतलब ये सारे खत्म हो गए। मतलब कितनी दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ा जब बारिश आई? आप देखो ना, मतलब ये सारे सामने तो देखो पानी वहाँ जो उस जगह पर
इसमें क्या चारा खत्म हो गया, पशु परेशान हैं, और जो गरीब लोगों की बस्ती है पूरी की पूरी माली समाज के लोग मेहनत करके सब्जियां लगा के अपना जीवन यापन करते हैं, सारी सब्जियां पानी में बह गई। अब इनके लिए खाने पीने का संकट पैदा हो गया और खाने पीने की स्थिति के साथ अन्न के दाने भी खत्म हो गए इनके पास से, और लाखों रुपए का नुकसान। कि क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी उनके बीच में पहुंचा, चाहे वो खाना देने के लिए, उनको अलग तरीके की व्यवस्थाएं देने के लिए, क्या कोई पहुंचा उनके बीच में? काल का ग्रास भी बन गया पशु बह करके, और अन्न वगैरह सब बह गए इसमें। बिल्कुल विजेंद्र, ये जानकारी भी इनसे ले लेते हैं। देखिए, जब आप यहाँ पर जूझ रहे थे, समस्याओं से दो चार हो रहे थे, तब कोई अधिकारी यहाँ पर पहुंचा आप लोगों की मदद के लिए? नहीं न पूछो, कोई भी यहाँ तो पड़ोस गए थे सब, यानी आपस में एक साथ मिलकर गाँव वालों ने एक दूसरे का सहयोग किया। देखिए, आम लोगों पर तो बुरा प्रभाव पड़ा ही है, पर इन पशुओं का क्या हुआ जब पानी बहुत ज्यादा है? पशुओं के लिए पेयजल का संकट हो गया, खाने का संकट हो गया, चारे बिल्कुल खत्म हो गए, कुछ पशु तो लगभग इसमें बह चुके हैं, और पशुधन भी बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। माली समाज का सर्वाधिक नुकसान हुआ है, सारा मोहल्ला ये माली समाज का है। देखिए विजेंद्र, ये बात आप भी समझते हैं कि जो हमारा हिंदुस्तान है, वहाँ की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है कृषि आधारित है। जब जहाँ पर वो खेती बाड़ी करते हैं, जब वहाँ पर इस तरीके की स्थिति पैदा हो जाती है, समस्या है, कभी सूखा मारता है तो कभी तेज बारिश मारती है किसानों पर, तो कभी फिर टिड्डियां आके मारती हैं। उनकी तो जिंदगी इतनी ही मुश्किल है। लेकिन आर तिवारी जी, एक तस्वीर ये भी है सर, माली समाज के लोग हैं सारे, कोई उनके बीच नहीं पहुंचा, ये पूछने भी नहीं पहुंचा कि आप बर्बाद हो रहे हैं, हम आपको मरहम ना दे पाए तो कम से कम बातें ही अच्छी अच्छी कर लें कि चलिए हम आपके साथ खड़े हैं। विजेंद्र, जब राजस्थान का जननायक, राजस्थान का मुखिया पहुंच रहा है तो नौकरशाहों के लिए एक आंख खोलने वाला है। ये नौकरशाह जो भी हैं ये सुस्त चाल से चलते हैं, इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने तमाम दौरों को रद्द करके राजस्थान के बाढ़ पीड़ित इलाकों का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। अब वो जाकर के धर्मशालाओं में मिल रहे हैं, स्कूलों में मिल रहे हैं, जहां हमने आश्रय स्थल बनाए। अरे सर, हम उनकी बात करें जो आज भी अपने गांव में फंसे हुए हैं, जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया है, उन तक कौन पहुंचेगा? जिलाधीश की जिम्मेदारी है विजेंद्र, वो जिले का मुखिया है, जिले के अधिकारी हैं, पटवारी है, पटवारी की जिम्मेदारी उस इलाके में जाए। जो अधिकारी नालायकी कर रहे हैं या जो कामचोर है उनके ऊपर गाज गिरेगी। लेकिन मैं फिर वादा कर रहा हूँ, राजस्थान का मुखिया न भूखे सोने देगा, न दवा के बिना। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन जगरूप यादव जी सर एक लाइन में बताइए, क्योंकि ऐसे हजारों लोग होंगे जिनकी तस्वीरें सामने नहीं आती है और जो इस वक्त अपनी जिंदगी को नर्क की तरह बिता रहे होंगे, कौन कौन जिम्मेदार सर इसके लिए? इसमें देखिए, पूरी व्यवस्था में बहुत क्रमिक रूप से कड़ियां जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कोई आपदा आती तो तत्काल कोशिश की जाती कि बड़े वर्ग को राहत दी जाए। अब उसमें राहत में तात्कालिक राहत होती है, दीर्घकालीन राहत होती है। आपने जैसा कि ठीक कहा कि अगर कृषि पे प्रभाव पड़ा है तो खसरा गिरदावरी होगी, कितनी फसल नष्ट हुई है, पशु गणना होगी, पशुओं को कितनी आपदा हुई तो मुआवजा दिया जा सकता है। लेकिन तत्काल तो ये लोगों को पानी और पवन की जो आपदा होती है उनको तत्काल बेघरों को आश्रय मिले, उनको शरण स्थली मिले, उनको रोशनी, भोजन और चिकित्सा सुविधाएं मिले। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत हृदय हैं। मैं जब यहाँ जिला रसद अधिकारी था तो मुझे ध्यान है उड़ीसा की बाढ़ में भी उन्होंने बहुत बड़ी राहत के रूप में क्या क्या सामग्री की स्वयं ने अपने स्तर पे माननीय अशोक गहलोत जी ने फहरिस्त चेक की थी और मेरे से 6 ट्रक राहत उन्होंने कहा था आज ही इकट्ठी करके आप उड़ीसा रेल से भेजो। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि रेल से जाने में अधिक समय लगेगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप इनको ट्रकों से भेजिए, लेकिन एक एक आदमी अपना बिठाइए जाके सुपुर्द करके आए। तो यहाँ पे भी उन्होंने दौरा किया, तो अधिकारी लेवल पे भी बहुत सारे अधिकारियों का समूह होता है, कोई जिम्मेदारियां बांटते हुए प्रशासन और शासन दोनों ये कोशिश करते हैं कि लोगों को राहत पहुंचाई जाए। हो सकता है कई जगह राहत ठीक है देरी हो रही हो, शैलेंद्र गुर्जर, लेकिन जरूर अवश्य। शैलेंद्र गुर्जर जी, सर मैं गुजारिश करूंगा काम ऐसा कीजिए कि अगले दिन अखबारों में छपे, उसी दिन चैनल पर चले। ये नहीं कि अगले दिन आप अखबारों को पढ़कर ये बताएं कि देखिए हमने अखबारों को पढ़ा, हमने चैनल पर देखा, वहां ये समस्या है, फिर तो संगठन का मतलब ही खत्म हो जाता है। अंता की जो ये तस्वीरें हैं सर, अंता की जो ये तस्वीरें हैं, अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे तो कार्यकर्ता तो हैं बीजेपी के, विपक्ष के नेता भी हैं, भेजिए ना उनको, एक्सपोज कीजिए सबको। स्वयंसेवी संगठनों से भी आह्वान करेंगे विजेंद्र जी, वो भी आगे आए। विजेंद्र जी,
राजस्थान में गहलोत सरकार है, आपदा प्रबंधन विभाग है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर सकते हैं मदद वो कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। आपके सामने भी आ गया कि आम जनता को पता है कि आम जनता ने कहा ये प्रशासन हमारे तक पहुंचा ही नहीं, पूरी लापरवाही रही है। आप देखिए जिस हिसाब से मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। जिला कलेक्टर इसके लिए दोषी है, जो कि तिवारी जी बोल रहे हैं। तो सरकार आपकी है, अरे सरकार आपकी है, गहलोत सरकार फेल हो गई है आपदा प्रबंधन पहुंचाने में, राहत बचाव कार्य। अगर मेरी बात सुनिए पिछली बार पिछले साल वहां सरकार नहीं पहुंची, अगर वहां सरकार नहीं पहुंची, फर्स्ट इंडिया पहुंचा ना सर वहां पे, और कम कर सकते थे शैलेंद्र गुर्जर जी, लेकिन नहीं समझा शैलेंद्र गुर्जर जी, दर्द नहीं समझा सर, दर्द ही तो नहीं समझ रहा कोई। फर्स्ट इंडिया भी पहुंचा ना वहां, तो बीजेपी कार्यकर्ता नेता क्यों नहीं पहुंच सकते? मान लेता हूं मैं अधिकारी नहीं पहुंचे, मान लेता हूं सरकार नहीं पहुंची, विपक्ष को तो पहुंचना चाहिए ना। मतलब और जिम्मेदारी क्या है? आप क्लीन चिट देना चाहते हैं कि आपदा प्रबंधन विभाग प्रशासन फेल हो गया, गहलोत सरकार फेल हो गई, लेकिन अब बीजेपी को वहां पहुंचना चाहिए। अरे जो प्रशासनिक ढांचा होता है वही पहुंचता है सबसे पहले। और बताइए, और विपक्ष के तौर पर काम क्या है? आपको मालूम होना चाहिए। अगर दर्द में जनता के बीच में खड़ा ना हो पाए तो विपक्ष का काम है क्या सर, बताइए। इसकी इनकी जिम्मेदारी होती है। अगर कोई भी जान माल की हानि होती है, जिला कलेक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अरे सर, उनको तो सबको एक्सपोज किया है, दर्ज होना चाहिए। शैलेंद्र गुर्जर जी, देखिए आज शासन किसका है? गहलोत सरकार का शासन है। जब अगर पिछले साल बाढ़ आई थी, अगर उससे आपने सबक ले लिया होता तो आज आप दर्द कम कर सर, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। आर तिवारी जी रुके, शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, आर तिवारी जी रुके। राजस्थान में जब कुछ भी होता है ना सर, उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होती है, और जब भी कोई गड़बड़ी होती है ना, उसके लिए भी सरकार ही जिम्मेदार होती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाए। बिल्कुल विपक्ष के पास सिर्फ एक ही काम होता है, जनता के मुद्दों को उठाना, जनता को राहत पहुंचाना। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बदलने के लिए। शैलेंद्र गुर्जर जी शुक्रिया, आर तिवारी जी आपका भी शुक्रिया, जगरूप यादव जी शुक्रिया, गुल मोहम्मद शुक्रिया वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए, आयुषी आपका भी शुक्रिया एक ऐसी तस्वीर दिखाने के लिए जो ये बताता है कि जहां कोई नहीं पहुंचता वहां भी फर्स्ट इंडिया पहुंचता है, क्योंकि फर्स्ट इंडिया आम आदमी के लिए काम करता है। वो सरकार को भी आगाह करता है और विपक्ष को भी आगाह करता है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, आम आदमी आप ही के भरोसे है। नमस्कार।